हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में हो ना? हाँ सर, हम बहुत मजे में हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। और यदि आपको मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। इस चैप्टर के हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं? एक तो हम करंट के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स कवर कर चुके हैं, और दूसरा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके भी न्यूमेरिकल कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभी ओम्स लॉ। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ओम्स लॉ क्या होता है भाई? ओम्स ने क्या स्टेटमेंट बोला? ठीक है, ओम भाई ने क्या स्टेटमेंट बोला? तो ओम्स ने बोला वोल्टेज भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ वायर। करंट कौन सा है भाई? ये करंट को हम नाम दे देते हैं आई। करंट ऑफ वायर विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर। जो किससे फ्लो हो रहा है भाई? करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, या ऐसा ही बोल सकते हैं हम, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ वायर। इतना ही रहने देते हैं। चलिए, तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? आप जैसे जैसे किसी भी सर्किट का वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसा उसका क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। ठीक है सर। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ वायर। यदि आप किसी भी सर्किट का वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो उसका करंट भी साथ में क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यदि आप किसी सर्किट का वोल्टेज कम करते हो तो उसका करंट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो आप करंट भी उसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां से यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो ये कांस्टेंट आया, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है विच अपोज टू करंट। जो करंट को क्या करता है? अपोज करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। सर, ये रेजिस्टेंस नाम की फितूर कहां से आ गई? ठीक है भाई, इसे भी थोड़ा समझते हैं। और इसके बाद में यदि अब मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये आई, चलिए रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं आगे। ये तो ओम्स लॉ यहां तक बहुत है। ठीक है, हो गया। तो रेजिस्टेंस को यदि हम डिफाइन करें तो ये उठ के इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया? वोल्टेज अपॉन करंट। तो रेजिस्टेंस किसका रेशो होता है भाई? वोल्टेज और करंट का रेशो होता है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का रेशो अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब एक बात और, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ओम बोलते हैं। ठीक है, अब ओम सी क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने रिसर्च करा है, तो भाई उन्हीं के नाम पर देंगे, नहीं आपके नाम पर थोड़ी देंगे। ठीक है, आप कर देना, आपके नाम पे आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, अब यहां पर, अरे सर ये रेजिस्टेंस के बारे में बताओ, ये करंट को कैसे अपोज करता है? चलिए भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कॉपर का वायर ले लेता हूं। ठीक है, ये नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मैंने मान लीजिए कॉपर का वायर लिया, तो मैंने कॉपर के वायर को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। ये मैंने कॉपर के वायर को कैसा कर दिया? जूम कर दिया। ये है कॉपर का वायर। ठीक है, तो ये कॉपर का वायर है और मैंने इसको क्या कर दिया? जूम कर दिया। अब इसके अंदर देखने में मुझे क्या दिखे? एटम्स दिखे। ये एटम्स हैं। एटम के अराउंड में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की रिसर्च किसने करी थी? विवेक सर ने करी थी। अरे नहीं, जे थॉमसन ने करी थी। ठीक है ना। और इसके बाद में, और यहाँ पर इस वायर को अब मैंने क्या कर दिया? जूम के बाद में फिर से कैसे कर दिया? बिल्कुल थिन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर थिक लिया था और यहाँ पर मैंने कैसे ले लिया? थिन ले लिया। और ये मैं लेता गया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी। चलो भाई, तो ये मैंने लगा दी बैटरी। ठीक है,
ये लगा दी मैंने बैटरा, ठीक है, नहीं चलिए बैटरी बोलते हैं उसे। अब इसका हमने ये पॉजिटिव और ये अपनी क्या है नेगेटिव, तो ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है इसे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है इसके अराउंड में। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये अपना क्या नेगेटिव, ये इसके अराउंड में यहाँ पर। तो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचना चालू होंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें करंट बढ़ेगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर करंट निकला, ठीक है, यहाँ से ये करंट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड ये चलने लगे इलेक्ट्रॉन्स ये, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और या इलेक्ट्रॉन टू एटम, ठीक है, सबका एक तरीके से क्या होगा, कॉलिजन होगा, मतलब आपस में सबके सब क्या होंगे, टकराने लगेंगे। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन और एटम से एटम टकराएंगे, क्योंकि ये साइड खींचेंगे बेटा, ठीक है, तो जैसे ये टकराना स्टार्ट होंगे तो इसकी जो स्पीड है करंट की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और जैसे ही स्पीड ऑफ करंट स्लो हुई तो क्या प्रोड्यूस हो गया, जल्दी से बता दो, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया हमारा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। जैसे ही किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो वहां पर एटम टू एटम, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे, ठीक है, और जैसे ये कोलाइड होंगे तो अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यदि हम मान लीजिए वोल्टेज और बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे जो वायर्स होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, कुछ क्या ध्यान में रख के बनाए जाते हैं भाई, ये रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस ये होता है क्या, विच अपोज टू करंट, जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इसके बाद में एक कुछ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया। अब देखते हैं जरा हम कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन विच फैक्टर डज रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला ऑन विच फैक्टर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ वायर, पहला कौन सा होता है, लेंथ ऑफ वायर। पहले कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पर करता है। सॉरी, लेंथ ऑफ वायर मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, यदि किसी वायर की लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। सर ये कैसा हुआ, जैसे मान लीजिए आप एक इतना छोटा सेल लीजिए और उससे बहुत लंबा वायर खींच दीजिए, ठीक है, बहुत लंबा मतलब थोड़ा सा, ठीक है, हम इतना लंबा मान सकते हैं, और एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, क्या वो बल्ब चालू होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस ही उस करंट को अपोज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। सर इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब और जल्दी फटाफट देख लेते हैं भाई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इसका क्या मतलब होता है, यदि कोई वायर, जैसे हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर, यदि कोई वायर का एरिया ज्यादा है, ठीक है, यदि कोई वायर का एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई वायर का एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कौन सा बच्चों, ये वाला, ये प्यारा सा एरिया, ये वाला, ठीक है। तो यदि कोई वायर का एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और यदि किसी वायर का एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, यदि आप मान लीजिए
एक पतला सा वायर लीजिए और पतले से वायर को हाई टेंशन के ऊपर ऐसा डाल देना, हाई टेंशन लाइन जो वोल्ट बाहर से जाती है अपने घर के बाहर, आपने देखी होगी जनरली, ठीक है। तो वो तुरंत उसमें आग लग जाएगी। क्यों आग फायर क्यों कर देगा? क्योंकि इसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तुरंत हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ से, ठीक है भाई। तो ये दोनों फैक्टर्स, एक अपना मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, वो आगे देखने वाले हैं हम। अब इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर, यदि हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम डिनोटेड करते हैं रो से। चलिए ये और बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये मेरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी है बच्चों? सेकंड है। चलो दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दो। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और जैसे ही आप इस साइन को हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? रो, ठीक है, और एल अपॉन कितना? ए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में मैं क्या करूं, देखिए जरा थोड़ा सा और देखिए। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इस ए का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा कितना आ गया? आर ए इज इक्वल टू कितना? रो इंटू एल, और ये उठ के इसके अपॉन में आया, तो ये क्या हो गया? आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो गया? मेरा रो हो गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भाई फॉर्मूला क्या होता है? पॉज करके नोट जरूर करते जाना, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपना होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सर डिफाइन करो कैसे? जैसा मान लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, किसी भी वायर का कितना आएगा? 1 यूनिट स्क्वायर आएगा, और लेंथ उसकी कितनी हैगी? लेंथ भी उसकी 1 यूनिट हैगी। तो यदि हम ये भी 1 रखेंगे और ये भी 1 रखेंगे तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया, चलिए देखिए जरा ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए ये वायर है और इस वायर का एरिया कितना है? एरिया इसका आएगा 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, और इसकी लेंथ भी कितनी हैगी बच्चों? 1 यूनिट हैगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें यूनिट क्या होती है, तो बच्चों इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती है इसकी यूनिट। चलो यूनिट की बात कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और लेंथ की भी क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। क्या हो गई बच्चों? ओम मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गई हमारी? ओम मीटर हो गई, ठीक है। इसके बेस पे बढ़िया प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल करेंगे, और साथ ही में मैं एक टेबल मेंशन करूंगा, तो उसमें आप ये देखोगे कि किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है। बात करें हम जनरली, सबसे जो बेस्ट का, सबसे जो कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो अपना गोल्ड और सिल्वर का होता है, ठीक है। तो उनमें से करंट बहुत आसानी से, बहुत तेजी से फिल होगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव मेटल होने के कारण हम उन्हें यूज नहीं करते भाई, ठीक है। हम किसको करते हैं? अलॉयज को करते हैं। आगे के लेक्चर में इस पे भी हम थोड़ा डीपली बात कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर, डिफाइन 1 ओम। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पर हम इसको कितना ले लें? 1 ओम ले लें, और वोल्टेज भी हम कितना ले लें? 1 वोल्ट ले लें, और करंट भी हम कितना ले लें? 1 एम्पियर ले लें, ठीक है। तो किसी भी वायर में यदि हम 1 वोल्ट वोल्टेज कितना दें? 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फिल हो? 1 एम्पियर फिल होता है, तो वहां पर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है? 1 ओम का रेजिस्टेंस वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा
तो उसमें हम इसके अच्छे बढ़िया बढ़िया प्यारे से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।